नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज का दिन लोकतंत्र में काले दिन के रूप में देखा जाता है। ठीक 24 साल पहले यानी 2001, 24 साल पहले 2001 में संसद पर हमला हुआ था। इस हमले में 9 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। लेकिन ये देखिए कि संसद क्या चीज होती है। संसद लोकतंत्र का महामंदिर जिसको कहा जाता है। उस वक्त 200 से ज्यादा सांसद थे। आप सोचिए पाकिस्तान की कितनी हिमाकत है। अजहर ने मिलकर के ये प्रयत्न किया था कि बड़े वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन दाद देनी होगी संसद की सुरक्षा में तैनात उन सुरक्षा कर्मियों की जिन्होंने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और पाकिस्तान नापाक हरकतों से बात नहीं आता। मुझे याद है उस दिन जब राष्ट्र को संबोधित किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्हें कहा था कि इस हमले के बाद तत्कालीन उसी दिन राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है, संसदा है। उन्होंने जानबूझ को उसे अपना निशाना बनाया है। वह हमला संसद पर नहीं, पूरे राष्ट्र पर। ये उन्होंने उस वक्त कहा। हालांकि उसके बाद 2 दिन बाद अब्दुल गुरू की गिरफ्तारी हुई। उनके साथ 2 और लोग गिरफ्तार किए गए, शौकत हुसैन जो उसके भाई थे और प्रोफेसर एसआर गिलानी। ये सिलसिला चलता रहा और बाद में अब्दुल गुरू को फांसी भी हुई। लेकिन आपको बताते चले गेट नंबर 12 से ही अंदर आए थे। हालांकि अंदर उस वक्त नारे चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, क्षमा कीजिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद से निकल चुके थे। सोनिया गांधी भी संसद से निकल चुकी थी। लालकृष्ण आडवाणी तब उप प्रधानमंत्री थे, वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन इन संसद के हमले के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चा करना जरूरी है कि आखिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी कैसी हुई, हमने किस तरीके से अपने आप को मजबूत किया, आतंकवाद के खिलाफ लामबंद हुए। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। विजय खेरा जी हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। विजय सागर धीमान, डॉक्टर विजय सागर धीमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो हमारे साथ हैं। वेद भूषण ये पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर, ये हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। आइए पहले हम वो दिखाते हैं, फिर राजीव शुक्ला सांसद वो क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आज का दिन संसदीय इतिहास का एक बहुत ही दुखद दिवस है। इस दिन इसी संसद में मैं भी सदस्य था। जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया था, बहुत बड़ा उनका मकसद था और हमारे इनकी सराहना करनी होगी, हमारी सुरक्षा बलों की और हमारे साथ जो स्टाफ यहाँ पे रहता संसद में उनका, कि उन्होंने पूरा मुकाबला लिया। उनकी जान चली गई, लेकिन उन्होंने सारे जो है आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। संसद माने लोकतंत्र पर हमले का आज प्रयास था, इसलिए ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। संसद में सब श्रद्धांजलि देने आते हैं, सभी दलों के लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, क्योंकि ये एक प्रतीक इस बात का है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लोकतंत्र पर जो हमले का प्रयास था, उसको हर हालत में जो है हमेशा के लिए उसकी निंदा करनी है और उन कुत्सित इरादों को नष्ट करना है। सिलसिलेवार बताते हैं कि एक एक करके क्या हुआ, मैं बताता हूं। 25 दिसंबर 2001 को जांच के दौरान हमले की कड़ी मसूद अजहर से जुड़ी। उसके बाद पाकिस्तान ने उसको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर 2002 नई दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने हमले की साजिश रचने और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने और मदद करने में अफजल गुरू और उनके भाई शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया। उनके साथ ऐसे गिलानी भी, तीनों को मौत की सजा भी सुनाएगी। 29 अक्टूबर 2003, जिसके बाद तीनों ने मौत की सजा को दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां कई बार सुनवाई हुई और गिलानी को बरी कर दिया गया। वहीं अब्दुल गुरू और शौकत की सजा बरकरार रखी गई। 4 अगस्त की बात करते हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शौकत की सजा घटा करके 10 साल कर दी गई, लेकिन अब्दुल गुरू की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। उसके बाद अब्दुल गुरू अपनी मौत की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की, जिसमें 12 जनवरी 2007 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब्दुल गुरू की पत्नी तबस्सुम गुरू ने
अक्टूबर 2006 में राष्ट्रपति के पास दायर याचिका की, इसमें कहा कि अफजल गुरु के मामले में गलत तरीके से फंसाया गया। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 फरवरी 2013 को दया याचिका को भी खारिज कर दिया और अल्टीमेटली 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। हालांकि अफजल गुरु की फांसी को लेकर के जम्मू कश्मीर में सियासत भी होती रही, लेकिन आज देखिए शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस पर कहीं ना कहीं सभी जितने भी सांसद होते हैं वहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने सांसदों की यानी पार्लियामेंटेरियंस की जान बचाई और अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत दे करके पार्लियामेंटेरियंस ही। मैंने कहा कि 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन उस वक्त अंदर थे 2001 13 दिसंबर को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। उनकी कुर्बानी का, उनका योगदान जो है अविस्मरणीय है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे विजय खेरा जी जुड़ेंगे, जयदीप जी जुड़ेंगे, विजय सागर धीमान जी जुड़ेंगे, वेद भूषण जी जुड़ेंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि अब के भारत और तब के भारत में क्या अंतर है, अब हमारी संसद कितने सुरक्षित है और उस मौके पर क्या जवाब दिया जाना चाहिए था, पाकिस्तान को दिया गया या नहीं दिया गया। जगदीप जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप दोनों का स्वागत है। 2 और हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। जगदीप जी, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? विनोद जी, आपका आभार। इससे पहले कि मैं इस विषय विशेष पर अपना पक्ष रखूं, मैं ये बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहूंगा कि दुनिया का कोई देश हो, आतंकवाद से जब लड़ने के लिए एक राष्ट्र के तौर पर हम एकजुट होते हैं, तो खास तौर से जो आत्मघाती हमले होते हैं, जिसे फिदायनी कहना समुचित नहीं है, उनका कोई तोड़ आज तक दुनिया में है नहीं। तो मैं ये कहकर इस हमले को खारिज तो नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी भी सरकारें रही हैं विगत 2 से 3 दशकों में, हमने बहुत सारे ऐसे आत्मघाती और शांत हिंसक हमले देखे हैं। लेकिन वाजपेयी साहब का रजीम इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से उस दौर में आतंकवाद ने अपनी विषबेल को भारतीय जमीन पर जबरन रोकने की कोशिश की। आप पार्लियामेंट्री अटैक की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि कैसे सिक्योरिटी का धक्का बनाते हुए देश के सबसे बड़े पंचायत और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में न केवल आतंकवादी घुसे, बल्कि उस वक्त घुसे जब 200 से ज्यादा सांसद वहां मौजूद। यहाँ पर भी बात थोड़ा और आगे जाती है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखें तो कारगिल घुसपैठ से आपको शुरू होना होगा, जो वाजपेयी साहब के दौर का पहला सेटबैक था इस देश की नेशनल सिक्योरिटी। कब दुश्मन आकर ऊंची पहाड़ियों पर बैठ गया, कब वहां पर वो काबिज हुआ, इन्हें पता ही नहीं चला। तदोपरांत आप थोड़ा सा और आगे जाए, अक्षरधाम की बात कर ले, कालूचक का मसाकर तो आपको याद ही होगा जी, कवर भी किया है, कवर करते थे उसे जी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाए तो IC 814 कैसे भूले, मौलाना मसूद अजहर, जिसे उस आतंकवादी इतनी बड़ी साजिश के बाद छोड़ा गया और जो जैसे मोहम्मद का संस्थापक बना, और उसी जैसे मोहम्मद ने हमारे मुल्क पर कितने घातक हमले किए ये किसे नहीं पता। तो मैं ये कहकर बात पूरी करूंगा कि वाजपेयी साहब की रजीम में इस देश ने नितांत गंभीर किस्म के आतंकवादी हमले देखे। एवज में जो ऑपरेशन पराक्रम हमने चलाया वो सिर्फ और सिर्फ देश के पैसे का नुकसान था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप कह सकते हो कि एक तरह से कोशिश थी अपने रोष को दिखाने की, जो जमीन पर उतरा नहीं। आज की मौजूदा स्थिति तो आपके सामने है, उस पर क्या बात करें वो आप बेहतर जानते हैं। जी विनोद। वेद भूषण जी, अब के भारत में और तब के भारत में क्या अंतर है? एक सवाल ये भी उठता है कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा करके एम्बेसडर और इसमें होम डिपार्टमेंट में का स्टिकर चस्पा था, इतने गेट क्रॉस करके आ कैसे गए? लेकिन अब आपको लगता है कि हमारा सांसद महफूज हाथों में, सुरक्षित हाथों में? विनीत कुमार जी, आज का दिन राजनीतिक बहस का नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी इस चीज को उठाए कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उनकी तो प्रधान खुद
गोली की शिकार हुई, राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, तमाम चीजें हुई। ऐसा नहीं था कि उनके टाइम में सब गुलाब के फूल ही बिखरे रहे 70 साल तक। तो इस समय क्रिटिसाइज करना देश को, अटल बिहारी वाजपेयी जो मृतक हैं, इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे, उनको क्रिटिसाइज करना, हम मनमोहन सिंह को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, हम जानते हैं कि बेहतरीन एक प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे मौके पर जब दिल्ली पुलिस के 6 शहीदों ने, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी थी, अपनी श्रद्धांजलि दी, एक माली ने श्रद्धांजलि दी, 2 अन्य जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जिस समय कांग्रेस बीजेपी करना शर्म की बात है। इनको कहो कि राहुल गांधी को आज ना भेजते वहां, यदि उनको इतनी शर्म थी कि भाई अटैक हो गया तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज विपक्ष को नहीं जाना चाहिए था, जैसे वॉकआउट कर गए थे ऐसे आज भी वॉकआउट कर जाते। अब आते हैं अटैक के ऊपर। अटैक कौन से समय में नहीं हुए थे इस देश के अंदर, यहां से लेके अमेरिका तक। आपने देखा प्रधानमंत्री ट्रंप जो थे, जो अब प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर भी अटैक हुआ अमेरिका जैसे कंट्री में। बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गोलियों के शिकार हुए। तो और पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, इसमें अनडाउटेडली बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। और ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे कि कल को किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो कोई फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में रामराज आ जाएगा, कोई गोली नहीं चलेगी, पार्लियामेंट पर कोई अटैक नहीं होगा, नेक्स्ट जो हमारे वीवीआईपीज हैं, जो पॉलिटिकल नेताज हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे। तो ये लास्ट अटैक नहीं था, ठीक है, उसमें आप तमाम चीजें, उस पर कमीशन बैठा, इंक्वायरी हुई, तमाम तरह की चीजें हुई। ये सरकार की बल्कि हिकमत, मैं तो हिम्मत देता हूं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और सरकार की, कि उन्होंने, अजय राज शर्मा उस टाइम कमिश्नर थे, और कोई शायद गवर्नमेंट होती तो उनको उठा के फेंक देते। उन्होंने कहा नहीं, पुलिस ने शहादत दी है, इस देश के शहीद हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ना तो कमिश्नर को हटाया उन्होंने, ना तत्कालीन वहां पर एसएचओ, एसीपी, डीसीपी जो भी वहां पर सिस्टम था उसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उनको हिम्मत देने का काम किया। आप ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर आप मजबूती के साथ खड़े रहिए। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। अभी फिदायिन की बात हो रही थी, अभी लाल किले पर क्या हुआ, ये फिदायिन तो थे, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य देश को डिस्टर्ब करना था। पढ़े लिखे डॉक्टर्स लोग थे, बल्कि मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद उनको अपने लीडर्स के बारे में नहीं पता, वो उनके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग, और उनके लिए रो रहे थे वहां पर खड़े होकर कि ये इन बेगुनाह पाकिस्तानियों को गोली से भून दिया गया। अब मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, हंसे ना विनोद कुमार जी, कहे तो मैं गूगल करके दिखा देता हूं इनको। और बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर, उनकी सपोर्ट में अफजल गुरु किस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन, में दिल्ली पुलिस का ही हूं और 3.5 साल पार्लियामेंट एसीपी रहा हूं, मैंने रोते हुए देखा इन लोगों को कि किस तरह से अफजल गुरु बड़े इनोसेंट हैं, उसकी बहन तबस्सुम वहां धरना प्रदर्शन कर रही है कि इन लोगों को फांसी ना दो, ये इनको तो फूलों के हार सजाकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दो। कम से कम आज के दिन इस तरह की राजनीति करना बड़ी शर्मनाक बात है कि तमाम देश अपने शहीदों के साथ खड़ा हुआ, लोग उसके लिए खड़े हुए हैं, और आप उस पर आज भी उपहास कर रहे हैं, उस पर हंसी उड़ा रहे हैं, फेलियर बता रहे हैं गवर्नमेंट का। आपकी गवर्नमेंट के फेलियर गिनाऊंगा तो शायद शाम तक ये डिबेट खत्म नहीं हो पाएगी, इसलिए इस विषय को ना ही छेड़े तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि श्रद्धांजलि दें और वोट उस पर ना जाकर इस दिन को याद करें कि किस तरह से पार्लियामेंट में हमारे शहीद लोगों ने जान बचाई। उस समय प्रधानमंत्री और विपक्ष में सोनिया गांधी तो थी, जिनको निकाल कर ले जाया गया था, शायद उनको पता नहीं है किस तरह से उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर सोनिया गांधी को ले जाया गया था। तो ये इस पर राजनीति ना करें, बल्कि श्रद्धांजलि राजनीति करें। ब्रिगेडियर विजय सागर जी वहां से जुड़ चुके हैं और विजय खेरा जी वहां से जुड़ चुके हैं, वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी स्थिति तो कुछ बदली होगी आपके लिहाज से, ये 2001 का मसला है जब पार्लियामेंट में आता है। देखिए मैं अभी तक वेदभूषण जी को सुन रहा था जी, तो मैं थोड़ा खुश हूं कि आज मुझ पे वो इल्जाम नहीं लगेगा जो आपकी डिबेट में हमेशा लगता है अपने कांग्रेस के प्रवक्ता। थैंक यू सर, मैं उस इल्जाम से बच जाऊंगा। पर यहाँ पे मैं वेदभूषण जी की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। अगर आपको याद हो, एक हजरत बल श्राइन के ऊपर भी एक ऐसा ही सीज हुआ था, और वहां पे जो भी गवर्नमेंट थी या जो भी ये अपना पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वहां सिर्फ याद दिलाऊंगा कि वहां पे उन इंडियन आर्मी को, आरआर को, राष्ट्रीय राइफल्स को हुक्म दिया गया था कि भाई आप जो अंदर छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको आपने सीज करके रखा हुआ है, उनको बाहर निकालने के बजाय उनको वाजवान भेजें। 250 कैलोरीज पर डे की जो खुराक होती है वो उनको देनी जरूरी है। अब ये है गवर्नमेंट का रवैया टुवर्ड्स दी आतंकवादियों का।
तो वही बात हुई जो पार्लियामेंट अटैक पे हुई। अब पार्लियामेंट अटैक के समय उस वक्त मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टाफ अपॉइंटमेंट में था स्ट्राइक कोर के अंदर। तो मुझे मालूम है कि सुबह जब हम विजय दिवस मना रहे थे 16 दिसंबर को, उसके बाद क्या हरकत हुई और कैसे पूरी की पूरी भारत की फौज मोबिलाइज हुई। तो वो एक तरीका था। उस वक्त शायद हमारी जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी, हम पूरा साल भर बैठे हमला नहीं कर पाए पाकिस्तान के ऊपर, उसका बदला नहीं ले पाए। पर आज वो स्थिति नहीं है। आज हमने देखा उड़ी से शुरू किया, बालाकोट से शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, और अभी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर एक भी हरकत हुई तो अभी मेरी नई किताब ब्लड लाइन्स पहलगाम ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में है, आप उसमें पढ़ लीजिए, आप उसमें देख लीजिए। बड़ा क्लियरली मैंने आपको डिफाइन किया है विद लॉजिक, विद एविडेंस, विद रेफरेंसेस कि यदि अभी कुछ भी हमला होता है तो पाकिस्तान को कहां कहां मार पड़ेगी। तो आपने पूछा फर्क बहुत ज्यादा है, परंतु उस वक्त भी जो हुआ था वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। उस वक्त जियोपॉलिटिकली हम स्ट्रांग नहीं थे, परंतु जो भी ऑपोजिशन पार्टीज या बाकी जो लोग, जो आज दिन की बात हो रही है, उन्होंने किया, मैं अपने मुंह से नहीं दोहराऊंगा, वो ऑलरेडी आपको मेरे साथी कमेंटेटर, आप पैनलिस्ट आपको बता चुके हैं। तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। नई जो रेड लाइंस हैं, ड्रॉन है, और वो दुनिया भर को बता दिया गया है कि भाई अभी देखिए कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं चलेगी, वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा आगे का एक्शन है। तो ये क्लियर कर दिया गया है। विनोद जी, चलिए खेरा साहब से जानना चाहते हैं। खेरा साहब, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में, विजय जी आप सुन पा रहे हैं? खेरा साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बताइए। कांग्रेस का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री क्षमा कीजिए, प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी थी, जो सांसद पर हमला हुआ है 2001 में 13 दिसंबर। आवाज तो कट रही है मेरी, सुन रही क्या? हाँ, आपकी आ रही है। कट रही क्या आवाज? कट रही क्या? सिंपली इन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही से संसद पर हमला हुआ था, ये कांग्रेस का आरोप है। हाँ जी, ठीक है। एक काम है, इनको ना तो शर्म आती है, इस कदर मतलब बेशर्म विपक्ष शायद ही कभी इतिहास में किसी विश्व की किसी पार्लियामेंट में रहा हो। ये सबूत तक मांगे इन्होंने, एक एक करके बताता हूं आपको। वो सबूत मांगते हैं जो पाकिस्तान मांगता है, ये मांगने लगते हैं उसके पीछे पीछे। ये कह रहे हैं फेलियर तो राजीव गांधी जी के समय, सॉरी माफ कीजिए, जब उनका सरकार कोई भी रही हो, वो भी फेलियर था ना, जब राजीव गांधी जी को मारा गया था। हाँ, असैसिनेशन। इस तरह से जो करने वाले हैं पाकिस्तान के संगठन, इस्लामिक संगठन, घोषित रूप से इस्लामिक संगठन कह रहा हूं, अलकायदा और जैश ए मोहम्मद, जब मालूम है कि ये लोग करते हैं और इन्होंने किया है और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अपनी जान पे खेल पर आएंगे। हाँ, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया जी, फलाना फेलियर हो गया। अरे अब मतलब की बात करिए, अगर ऐसा होता तो लड़ाइयां दुनिया में होती क्यों? 100% अगर इंटेलिजेंस सक्सेसफुल है तो पुलिस की जरूरत क्यों, आर्मी की जरूरत क्यों? लड़ाई से पहले ही समझ लिया जाएगा। पर ये उन लोगों के पास भी हथियार हैं और वो अपनी जब जान पर खेल कर आते हैं और मरने के लिए उतारे हुए हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है? लेकिन हाँ, इलाज ये है कि उनको सबक सिखाया जाए। दुखद ये है कि जब 2008 में बंबई में यही हुआ था, 700 लोग मरे थे एक साथ, रेलवे में, होटल में, हॉस्पिटल में। क्या किया? मनमोहन सिंह जी चुप बैठ के रह गए, कुछ नहीं हुआ, कोई सजा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे घसीटा नहीं गया और आराम से चुप हो गए। जबकि अमेरिका ने उस पर कहा था कि इस पे एक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान के ही आतंकियों ने किया है। तभी भी इतना सपोर्ट मिलने के बाद मनमोहन सिंह जी चुप बैठे रहे। किसके इशारे पर और क्यों हुआ ऐसा कि आप चुप बैठे रहे? एक्शन आपने लेना नहीं, और जो एक्शन लेता है उसमें आपको खिलाफत करना है। अभी इसी तरीके से पार्लियामेंट वाले में, इसके पहले भी 2002 में अटैक हुआ, 2003 में अटैक हुआ, 2005 में, मतलब कहीं ना कहीं होते रहे, 8 में हुआ, 11 में हुआ।
तो अटैक तो हुए, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनको सजा मिलती रहेगी तो ये ना के बराबर होंगे। और सजा का स्टाइल सुनिए, 2001 में घटना होती है, 2002 में सेशन कोर्ट उसको फांसी की सजा उन लोगों को देता है, 2003 में हाई कोर्ट उसको पक्का कर देता है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट भी पक्का कर देता है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट के पास कितने साल पड़ी रही? 8 साल। ये दुखद 13 साल के बाद आप कट केस में जहां 3-3 कोर्ट फांसी की सजा दे रहे हैं, उसका फांसी नहीं दे पाते 10 साल तक, तो उनके खुल जाते हैं। उनमें से भी एक आध की फांसी माफ हो गई, एक आध पे एविडेंस कम मिली। सारी एविडेंस सब जगह हर समय नहीं मिल सकती है। आतंकवाद के लिए ऐसा कानून है कि सफिशिएंट होना चाहिए एविडेंस, लेकिन चलिए प्रूफ अगर आप मांगेंगे, हो सकता है एक आध चूक के लिए आप बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ देते हैं, वो भी जहां देशद्रोह का सवाल आता है। अगर वो फांसी समय से हुई होती, 10 साल लेट नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि अब ये करना बड़ा कठिन होगा, तुरंत फांसी 1-2 साल में लग जाएगी यहाँ पर, और किसी तरह भी हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से क्या हुआ, हमने जब सिंदूर पर ऑपरेशन किया तो सबसे पहले अजी प्रमाण दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के वासी हो या बाहर के निवासी हो। चलिए 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 हमारी सेना से हमसे प्रमाण मांगते हो, उनसे नहीं मांगते। आपको तो तीनों इस तरीके से पैनलिस्ट ने ग्रिल कर दिया है, आपको तीनों पैनलिस्ट ने ग्रिल कर दिया है। बात करने का कांग्रेस का कश्मीर में क्या हालत की जगदीप जी, आतंकवाद से, चलिए कश्मीर से पूरे खेरा साहब, आप जगदीप जी से जवाब ले लेते हैं। जगदीप जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाखूबी सुन पा रहा हूँ जी। आप और पहले तो आपका शुक्रगुजार हो कि धीमान साहब तो बहुत सम्मान है मेरी नजरों में उनका, पर जो बाकी के 2 प्रबुद्ध लोग आपने बुलाए हैं, इन्होंने सिवाय एक के, मुझे 2 ने तो सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा है, और जिस तरीके से जितना रोष और जैसे शर्म जैसे शब्दों का लज्जा कह देते तो ज्यादा बेहतर दिखाई देता, थोड़ा सा सम्माननीय लगता। एनीहाउ, पहले तो मैं एसपी साहब आपको ये बता दूं कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो तो रिवाइंड करके सुनिएगा। श्रद्धांजलि में और शहादत में फर्क होता है। अगर आप दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने शब्दों में सुधार कीजिए। उन्होंने शहादत दी, श्रद्धांजलि नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जब अपने शहादत बोला है, 6 जवानों का बताया, महिला का बताया, महिला ने भी जान दी है, अपनी शहादत दी है। भाई साहब विनोद जी, शहादत ही बोला है मैंने तीनों को सुना। अब जरा जब सुनोगे दोबारा तो अपने पर शर्म आएगी आपको। चलिए 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 चलिए, स्लिप ऑफ टंग होता है जगदीप जी, दिस इज द काइंड ऑफ स्लिप ऑफ टंग। इसको टूल देने की जरूरत नहीं है, दिस इज द काइंड ऑफ स्लिप ऑफ टंग। फोटो खिंचाते हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री टेररिस्ट के साथ में, गिलानी के साथ फोटो खिंचाते हैं, मनमोहन सिंह। सुन लीजिए, आप भी खुल के सुन लीजिए, आपको भी गिलानी आएगी। आपके प्रधानमंत्री कांग्रेस चाहते हैं, मनमोहन सिंह फोटो खिंचाते हैं गिलानी के साथ में। वो कौन थे मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह किसके पार्टी के प्रधानमंत्री थे जो गिलानी के साथ प्रधानमंत्री के ऑफिस में बुला के सम्मान करते, फूल का गुलदस्ता देते? बताइए वो कौन थे प्रधानमंत्री? मेरा ध्यान तो आपने टेस्ट कर लिया, बोलिए आप जगदीप जी, आप भी गूगल करके देखिए, आप भी रिवाइंड करके देखिएगा कि क्या आपके प्रधानमंत्री क्या करते रहे। और बड़े बड़े वकील आपके, कपिल सिब्बल जैसे वकील टेररिस्ट के लिए खड़े होते थे कोर्ट के अंदर और इनोसेंट बताते थे कि बहुत इनोसेंट लोग साथ जाती हो रही है। आपको चाहिए कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। वेदभूषण जी, एक मिनट जवाब ले लीजिए। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, एक मिनट जवाब ले लीजिए। जी जगदीप जी, बोलिए बोलिए जगदीप। यदि पर्सनल तो बोलेंगे तो ठोक के बोलूंगा मैं। यदि पर्सनल बोलेंगे तो ये जगदीप जी, क्योंकि ये इनके लिए आज शर्म की बात है, इनके लिए आज शर्मिंदगी का दिन है, मेरे लिए नहीं है। जगदीप जी आप बोलिए ना, आप बोलिए जगदीप जी। ने अपनी शहादत दी है। चलिए वेद जी, आप 1 मिनट में, आप जगदीप जी, सवाल ये होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बोलने का मौका देंगे कि इन 3 भाजपाइयों को बुलवा देंगे। चलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए मौका देंगे कि जनाब, आप बोलिए जनाब। हम पूरा विपक्ष, फौजी अफसर है, पुलिस अफसर है, ये आप लोगों के खून में होता है, ये आपके खून में है, ये आपके खून में। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं, कांग्रेस का मेंबर भी नहीं हूं, आपकी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं। आप बीजेपी बोलिए ना, आप कम पढ़े लिखे, पीछे दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है, रिटायर्ड अधिकारी हूं।
और फौजी अधिकारी आपके साथ बैठे हैं। थोड़ी शर्म कीजिए थोड़ा बहुत। हर जगह राजनीति घसीट लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस करने लगते हैं। आपको हर जगह अंधे को हरा ही हरा नजर आता है क्या? सावन के अंधे को छटपटाइए मत, आप ज्यादा मत छटपटाइए, अपनी बात रखिए। अपने अरे आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या बोलने जा रहे हैं? आप तीनों को बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? एक फौजी अफसर बैठे हैं आपके सामने, हम अपनी बात रखें, अपनी बात भी ना कहें। कांग्रेस के गीत गाते रहे, तुम्हारी माता के गीत गाए, राहुल गांधी के गीत गाते रहे क्या? राहुल गांधी की गाथा जगदीप जी की बात सुन लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, डिबेट में सुन लेनी चाहिए। चलिए जगदीप जी, जगदीप जी पर्सनल बात, पर्सनल अटैक ना करें ना। नहीं, ये जगदीप जी मेरी गुजारिश है आपसे, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। बोलूंगा फिर देखिए ब्लो बेल्ट या पर्सनल नाम ना ले मेरे को, अपनी बात रखिए। चलिए अब जगदीप जी बोलेंगे, ठीक है जी। अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ जी बोलिए। बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ आपको बोलने के लिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का झंडा उठाए था, नहीं पता कि शहादत और श्रद्धांजलि में फर्क क्या होता है? चलिए वो मुझे बताइए। चलिए ये फिर आप उसी चीज पर आ गए। अरे भाई 6 जवान मरे, आगे की बातें तो बाद में करेंगे। कोई दर्द नहीं है आपको, कोई भाई शहीद बोलो ना, नहीं है, कोई शहीद श्रद्धांजलि बोलो नहीं है आपकी। पहले तो ये समझ आप तो अरे भाई शहीद, आपको शर्म आती है क्या कहते हुए? आपको शर्म आती है शहीद कहते हुए उन लोगों को? शहादत दी है उन लोगों ने। चलिए क्या डिबेट है? आपको शर्म आ रही है क्या? जवान मर गए, आपको शर्म आ रही है शहीद कहते हुए? क्या सम्मान करेंगे आप लोग क्या सम्मान करेंगे? आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। तो आप बात रखिए, इन्हीं से बुलवा लीजिए। आप मेरा ज्ञान मत करिए, आप मेरा ज्ञान टेस्ट मत कीजिए। चलिए जगदीप जी सवाल ये भाइयों से बुलवा लीजिए, इसलिए तो बेड़ा वेद जी एक मिनट दीजिए, इसलिए हो रहा है वेद जी एक क्योंकि मिनट तुम्हारे अंदर एरोगेंस आ चुकी है बहुत ज्यादा। वेद जी एक मिनट दीजिए। जगदीप जी सवाल ये उठता है, कोई मुझे लगता है इनसे संपर्क कट गया जगदीप जी से। अब की स्थितियां अच्छा कटी जाए तो अच्छा है। इन लोगों इनका संपर्क देश से कटना चाहिए विनोद जी, पूरे देश से कटना चाहिए। आज भी राजनीति कर रहे, शर्म आनी चाहिए इनको। बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे, फौजी अफसर हमारे साथ, रिटायर्ड एसीपी हूं, 35-36 साल 60-70 साल उम्र है, मेरे बेटे से भी छोटी उम्र का है, और ये मेरे को इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता हूं। वो बैठे हैं विजय खेड़ा जी, बताएंगे बीजेपी की भी बात है। मैं अपनी देश की बात ना करूं, अपनी पुलिस की बात ना करूं, इसलिए तो आपने बुलाया मुझे, उस पर भी सवाल पैदा कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सच्चाई की बात करता है तो ये टैग लगा देते हैं कि इसका ताल्लुक बीजेपी से है? कांग्रेस को ये परेशानी क्यों है? देखिए, मैं फिर भी बोलूंगा कि पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है, और एक हमें सशक्त ऑपोजिशन चाहिए भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। परंतु वहां पे ऑपोजिशन का धर्म ये होता है कि वो सरकार का विरोध करें, परंतु कंस्ट्रक्टिव विरोध करें। ऑपोजिशन हो, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हो। यदि आप सरकार की कोई गलती निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार कोई दूध की धली हुई बनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें फॉल्ट्स होंगे, फ्लॉज होंगे, आप बैठ के उनको ढूंढते हैं, फिर ढूंढने के बाद आप क्या करते हैं, फिर सिलेक्टिव चेरी पिकिंग करते हैं, आप उसका सजेशन कोई नहीं देते इसको इंप्रूव किया जाए। और मैं यहीं पे कांग्रेस पार्टी का ही एक उदाहरण दूंगा। इंदिरा गांधी जी ने एक वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि ऑपोजिशन लीडर थे, उनके घर गई इंदिरा गांधी और उनको रिक्वेस्ट करने से पहले ही उनको बोला कि देखिए, मैं जिस काम कार्य के लिए आई थी आपने मुझे रिक्वेस्ट भी नहीं करने दी और मेरी बात मान ली। यानी कि यूएन में जाके उन्होंने वहां पे एड्रेस करना था। तो इस किस्म की ऑपोजिशन का धर्म होना चाहिए। और दूसरा, ऑपोजिशन को यह समझना है कि जब देश की सिक्योरिटी की बात करते हो, आतंकवाद की बात करते हो सकता है कमियां हो, मैं नहीं बोलता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल प्रूफ है, उसमें कोई कमियां नहीं है, कमियां होंगी, आप कमियों को पॉइंट आउट करिए, बट इस तरीके से करिए कि वो जो जवान जो लड़ रहा है, जो अपनी शहादत दे रहा है, जो अपनी जान हथेली पर रख के आगे चल रहा है, उसका मनोबल ना टूटे। वो आजकल के जवान हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि वो टेलीविजन उनके पास है, इंटरनेट उनके पास है, वो आके पूछते हैं हमको कि देखिए आप हमारे ऑफिसर हैं, आप हमें ये बोल रहे हैं, हमसे ये करवा रहे हैं, और हमारे जो देश में बाकी लोग हैं वो टेलीविजन पे आके हमें क्या बोल रहे हैं, वो हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि हम अपनी जान हथेली पे ले। ये कोई जगदीप जी आ रहा हूँ, जी जगदीप जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ आप। जी जगदीप जी को अवसर नहीं मिला। जी जगदीप जी। विनोद जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, यस,
आ रही है। Hopefully this time at least I would be in a position to have an opportunity कि मैं अपनी बात रख सकूं। अच्छा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की थी, मैंने साफ साफ ये कहा था, दुनिया का कोई देश हो, पहले तो फिदाइन शब्द का इस्तेमाल मत करें। ये जो पुलिस अधिकारी को बिठाया आपने, उन्हें बताएं फिदाइन, आत्मघाती, ये दो अलग अलग शब्द और दोनों के मायनों में बहुत अंतर है। मैंने ये कहा था कि दुनिया के किसी देश के पास आत्मघाती हमलों का 24 घंटे एक मुश्त कोई इलाज नहीं होता, तोड़ नहीं है। ठीक। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको ये बताया था कि वाजपेयी साहब की रजीम में कारगिल हमले से लेकर आप अक्षरधाम या जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक से लेकर यहाँ कालूचक तक, या इसके साथ नंदीग्राम की बात कर ले, बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए। एवज में जब हमने ऑपरेशन पराक्रम चलाया तो उसमें से भी कोई नतीजा इस देश को नहीं मिला। अब जो भाजपा के प्रवक्ता आपने यहाँ बिठाए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, बजाय इधर उधर की बात करने के। इन्होंने साल 2008 की बात की। मैं इनको बताना चाहता हूं, इस आतंकवादी हमले के बाद एनआईए की स्थापना होती है। इस आतंकवादी हमले के बाद उस प्रदेश का गृह मंत्री, उस देश का मुख्यमंत्री और इस देश का गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं। उस हमले के बाद हेडली को अमेरिका से जबरन पकड़कर यहां लाया जाता है। उस हमले के बाद यूएपीए के नियमों में संशोधन किया जाता है, समुद्री रास्तों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं? आप जब लोगों को घरों में इस देश की महिलाओं को सिंदूर बांटने चले थे पूरी बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ, आप बताएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप आपका चचा लगता है जिसने 50 से अधिक मर्तबा ये कहा कि उसने ये सीजफायर करवाया। दो मुल्कों की लड़ाई में एक तीसरा आकर के लगातार पूरी दुनिया में हमारी भद पीट रहा है और आपके मुंह पर दही जमा है। अभी जेफरी एपिस्टीन फाइल्स की तो मैंने बात ही नहीं की। आपसे मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब हम आतंकवादी हमलों की बात करते हैं, उन शहीदों को नमन, मैं फिर से कह रहा हूं वो शहीद है, श्रद्धांजलि नहीं दी उन्होंने, शहादत दी। इसे समझिए, पहले इस अंतर को समझिए। जब आप किसी चर्चा में बैठते हैं और दिल्ली पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका अपने शब्दों पर भी नियंत्रण होना चाहिए और आप में इतना मादा भी होना चाहिए कि आप सुन सके। मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा, फिर कह रहा हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दुनिया की कोई देश या दुनिया की कोई सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थितियां बनती है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या प्रत्युत्तर में किया। अब आपने तसल्ली से जवाब दिया। विनोद जी, एक बात और कह के बात पूरी करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आज तो 3 का स्पष्ट बहुमत है आपके पास, थोड़ा सा वक्त और दीजिए। जहां ये बता दूं आपको, जब साल 2013 में हमारी एक अमेरिकन एम्बेसी के वरिष्ठ महिला अधिकारी को अमेरिकन ने हथकड़ी लगाई थी, तो जानते हैं उसी मनमोहन सिंह, दिवंगत प्रधानमंत्री जिन्हें आप मनमोहन सिंह कहते हैं, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था दिल्ली में? आप तो दिल्ली पुलिस में चलिए आधे घंटे में सिक्योरिटी हटा दी थी, माफी मांगनी पड़ी थी उनको। चलिए, और आपने क्या किया? चलिए, देखिए, जगजीत सिंह जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, निरंतर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। मैं वेद जी से जानना चाहता हूं, वेद जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे लगता है इनसे भी संपर्क कट गया है। चलिए, अब तो कट ही जाएगा विनोद जी। विजय सागर धीमान जी, सच बोलिएगा, 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ, जो सरकार ने किया वो उचित था, पर्याप्त था? ये जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये इस्तीफों की बात कर रहे हैं, उसके कारण भी मैं बता सकता हूं। देखिए, जहां तक जगदीप जी ने भी जो बोला है, अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट के जो भी उपलब्धियां हैं उनको बताया है, वो गलत नहीं बोला है जी, ठीक बोला है, अपना होमवर्क के साथ करके आए हैं। परंतु सवाल यहां ये उठता है कि 2008 का ही एक इकलौता हमला था, एक इकलौता हमला था जहां हमारे पास एक टेररिस्ट लाइव हमारे पास था। आपने 4 करोड़ रुपए खर्च के उसके लिए एक 12x12 का एक सेल बनाया जहां पे उसको सुरक्षित रखा जा सके ताकि उसकी कोई जान ना ले सके। इतना काम किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कोई शक नहीं है। वो जो कुंबले ने अपनी जान दे करके कसब को पकड़ा, जो हाथ में मौली बांध के आया था कि ताकि बताया जा सके ये हिंदू टेररिस्ट है ना कि मुस्लिम टेररिस्ट है, उसको पकड़ा। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, उसकी सारी शिनाख्त भी की।
उसका पता किया वो कौन से गांव का है, उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम, सब कुछ दिया। सबके रहते हुए फिर उसको फांसी पे भी चढ़ाया। बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, कोई शक नहीं है। परंतु पॉइंट ये था कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे पाकिस्तान को वर्ल्ड के सामने एक्सपोज किया जा सकता था, वो कांग्रेस ने नहीं किया। क्योंकि उसी वक्त उसी समय के आसपास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे वो शर्म शेख में बैठे हुए थे और वो सियाचिन को, भारत का सियाचिन का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रहे थे, जो अनफॉर्चुनेटली लीक हो गया। और भारत की सेना के जो अध्यक्ष थे, तीनों ने मिलकर के जब पुट देयर फुट डाउन, बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो जो बात कर रहे हैं जगदीप जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी खूबियां गिना रहे हैं, परंतु उसका एंड रिजल्ट जो आता है, वो रिजल्ट जो है वो हमें ना पहले कभी मिलने की उम्मीद थी, ना ही आगे मिलने की उम्मीद है। इसीलिए आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, इसके पहले जब बालाकोट में भी, तो इनकी पार्टी चिल्लाती रही कि प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। पाकिस्तानियों ने बोला कि 4 पेड़ों के 4 पत्ते गिरे हैं बालाकोट में, तो इन्होंने भी बोला हाँ जी पत्ते ही गिरे हैं, प्रूफ दिखाओ। और प्रूफ दिखाने के लिए वो लंबी कहानी है कि इन्होंने कैसे स्पाइस एमिनेशन नहीं आने दिया इजराइल से, वो आया होता तो प्रूफ भी होता। परंतु ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इस बारी जो हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे या सीडीएस थे, जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने बोला जब हमारी मिसाइल उड़ेगी उसके साथ साथ में एक कैमरा भी उड़ेगा। किस मीन से उड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, कि चाहे वो सैटेलाइट का है चाहे ड्रोन का है, ताकि वो में हमारे पास प्रूफ मिले कि हमने क्या डिस्ट्रॉय किया है वहां पे। और बाद में 2-4 दिन के बाद जब सैटेलाइट इमेजरी जो कि सिविलियन डोमेन में है वो आती है तो प्रूफ कोरैबोरेट हो जाता है। तो ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ देना पड़ता है अपने ही देशवासियों को, जबकि प्रूफ हमसे मांगते हैं पाकिस्तानी। उनका नैरेटिव बिल्डिंग जो होती है आईएसआई की, जो बताते हैं खाने के बाद भी, सारे रिपब्लिक टीवी के ऊपर जो उन्होंने विजुअल दिखाने के बाद भी, जो पाकिस्तानियों द्वारा शूट किए गए थे, वो दिखाने के बाद भी इनको प्रूफ की जरूरत होती है। इसलिए हमने इनको प्रूफ भी दिया है। तो ये फर्क हुआ है कि पहले हम जब लड़ते थे तो बिना खुल के लड़ते थे, आज हमारी एक टेंशन और बढ़ा दी है कि हमें प्रूफ भी साथ में रखना है। तो ये फर्क है बाकी दोनों। बाकी जो कांग्रेस प्रवक्ता बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, एनआईए का गठन हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, यूओपी में संशोधन हुआ, वो भी अच्छा था। अब वो जो तरह की बात की है वो आप ज्यादा अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर। चलिए जगदीप जी, सबूतों पर ज्यादा तवज्जो कांग्रेस की रहती है, ये ब्रिगेडियर साहब ने कहा। मैं धीमान साहब को सम्मान बड़ी शालीनता से, क्योंकि उनका बड़ा आदर है, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से इस देश के पामेरियन मीडिया ने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक फूंक दिया था, उस मुनीर को कभी कैद और कभी मृतक घोषित कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब विश्वसनीयता सवालों की जद में तब क्या सवाल नहीं उठने चाहिए थे? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप बालाकोट की बात करते हैं तो आप ये क्यों नहीं बताते कि अपने ही जहाज को हमने निशाना बना लिया था? तब आप ये क्यों नहीं बताते कि 350 किलो जो आरडीएक्स पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ था, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई? तब आप ये क्यों नहीं बताते? आपने तो अभी बताया कि किताब लिखी है पहलगाम हमले पर, तो बताइए जरा। एनआईए ने जिनके स्केच जारी किए थे, बाद में क्यों मुकर गई वो उनसे? क्यों नहीं उसमें ये बताया गया कि कहां से वो आतंकवादी आए थे और कैसे वो इतना अंदर घुस गए? सवाल देखिए, पूछना विपक्ष का धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बड़े आदर के साथ फिर से कहना चाहता हूं, मुझे अफसोस इसलिए हुआ जब शहीदों के लिए श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग जो है यहाँ आपके एक वक्ता ने किया था। दूसरी बात, मैं फिर से विनोद जी बड़े आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ, सवाल जब देश हित का हो, राष्ट्र हित का हो, तब समझौते नहीं होते। आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐसे नहीं कहा जाता था। 93,000 की फौज का सरेंडर इस दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है जो उन्होंने करवाया था। ये क्यों भूल जाते हैं आप? ये क्यों भूल जाते हैं? चलिए, बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप अपने वार प्रिजनर को नहीं छुड़ा पाए थे, आप अपने वार प्रिजनर को नहीं छुड़ा पाएंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर, चलिए ब्रिगेडियर साहब जवाब दें, ब्रिगेडियर साहब जवाब दें, की फाइल में बाहर आ चलिए ब्रिगेडियर साहब जवाब दें। जगदीप जी आप सुन लीजिए, मेरी आपसे एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रोग्राम और करिए मेरा और जगदीप जी का सामने बिठा के, मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगा। अभी पता नहीं कहां से शुरू करूं। लास्ट सवाल उन्होंने बोला 90,000 प्रिजनर्स
डेफिनेटली यस। पर इनको मैं बताना चाहता हूं 90,000 प्रिजनर जो उस वक्त आए थे वो इंदिरा गांधी ने प्लानिंग नहीं करी थी, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। वो कैसे हुआ वो इनको मैं बैठ कर किसी दिन नक्शे पे भी समझा सकता हूं। परंतु ये पक्का है कि 1972 के अंदर जब हम शिमला समझौते में बैठे थे तब वो सब सारी की सारी जो वो एडवांटेज थी, अगर वो उन्होंने ली भी, अगर उसका क्रेडिट हम इंदिरा गांधी को देते भी हैं तो वो उन्होंने मेज के ऊपर घुमा दी। यहाँ पे कई जवानों ने अपनी शहादतें देके उनको पकड़ा और उनको 1 साल भर अपने पास रखा, फिर भी उनको गवा दिया। तो वो एक पहला सवाल का जवाब ही है। दूसरा इन्होंने पूछा फिर से बालाकोट का। बालाकोट में फिर मैं आता हूं, बालाकोट के अंदर जो नैरेटिव पाकिस्तान आईएसआई चलाया, मैं मानता हूं कि आज भी हम जब बात करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, मानेकशॉ ऑडिटोरियम में कुछ सेमिनार हुए हैं अभी पिछले 1 महीने में, जहां मैंने हर जगह बोला है कि हमारा जो नैरेटिव बिल्डिंग है, यानी कि झूठिस्तान का जो हमारा वो चक्र है वो कमजोर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का बहुत स्ट्रांग है, उनको झूठ बोलना आता है। उन्होंने ना केवल अपने देश के अंदर उसका कब्जा कर रखा है बल्कि उन्होंने फॉरेन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी अपने पेरोल पे रखा हुआ है आईएसआई का। तो ये एक पीआर एक्सरसाइज है पब्लिक रिलेशंस की जिसमें हम पीछे हैं। और हमने हमारे को, मुझे लगता है अभी मैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बता नहीं पाऊंगा, हमारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं पर अभी तक हम पीछे हैं। परंतु प्रॉब्लम मुझे जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी के साथ सिर्फ इतनी है, उन्होंने बोला कि उनका धर्म है सवाल पूछना, देश की सुरक्षा उनका धर्म है। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ, पर उनको यह भी ख्याल रखना है कि देश की सुरक्षा में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि बहुत ओपन पब्लिक में डिस्कस नहीं किए जाते, क्योंकि उससे देश की सुरक्षा ठीक होने के बजाय उलझती है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 1962 का जैसे आपका पुलवामा हमला मैंने पूछा रिपोर्ट है, आज तक डिक्लासिफाइड नहीं है। आगे अपने ही जहाज को नीचे गिरा दिया, इस पर कहानी ना सुनाइए, आप बताइए ना। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अगर वो चाहती तो उसको डिक्लासिफाई कर सकती थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी पे बहुत सवाल उठते, पर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसमें एम ये नहीं है कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाने हैं, एम ये है अपने देश की सुरक्षा पे सवाल नहीं उठाने हैं, वहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप बोले, इन्होंने जितने सवाल बोले मैं उनका हर सवाल का एक एक करके टोकमा जवाब दूंगा और इनको समझाऊंगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। पुलवामा हमले में आए विस्फोटक पर बता देंगे कि क्या हुई जांच, बाकी छोड़ दीजिए क्या किया आपने, जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं क्या किया, बता दीजिए। या कोई भी फेलियर है, आप फेलियर गिना रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, परंतु मैं आपको यह बताऊं कोई भी फेलियर होता है उसकी पूरी समीक्षा होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, उसकी फाइंडिंग्स आती हैं, उसकी फाइंडिंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज हो तो देश की सुरक्षा खिलाफ जाती है। Please let me know what kind of investigation we had conducted so far. Whether we had identified that from where we had 300 kilo RDX. And who are the actual culprits behind it? Who had staged this attack? देखिए पुलवामा हमला हुआ, होने दिया गया या करवाया गया, ये सवाल है। MP या MLA की सीट मिल जानी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, परंतु ये आपको समझ नहीं आती। देशवासियों को गुमराह करते हैं, गुमराह करके कहते हैं कि ये चीज छुपाई जा रही है, छुपाने का पर्पस है, लेजिटिमेट पर्पस है। अगर आपको समझ आए, अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे आए, आप एक्सपर्ट लेवल पे आए, तो आपको बताया जाएगा कि वो कैसे हो रहा है। लोगों को गुमराह मत कीजिए। मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने चंद सवाल पूछे, दीवान साहब जवाब दीजिए ना। अब आप देखिए, मैं तो आपको बड़े सम्मान के साथ पूछ रहा हूँ, भाजपा प्रवक्ता की जगह आप बोल रहे हैं तो आप ही जवाब दे दीजिए, वो भी वापस आके आप ही बता दीजिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना जनाब आपसे कि आप जवाब दे दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चलिए दे दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप टू प्रोक्लेम अगर आपको भी मैंने आपको बड़ा डिटेल में जवाब दिया, अगर आपको भी आदत है कहने की कि सुन लीजिए अपनी रिकॉर्डिंग, तो आप भी सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो फिर इसके लिए मेरे पास मेरी समझ में आया है। मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूँ कि आपने दोनों पक्ष रखे, आई एग्री ऑन इट। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ धीमान साहब बड़े आदर से कि पुलवामा हमले की जांच का क्या है। लेकिन विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैंने एनआईए के सवाल पर पास में बात की जी, वो जो स्केच जारी विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो क्या था विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीजिए ना, उनकी जरूरत ही नहीं है, विनोद जी बोलते रहे धीमान साहब।
मैंने दीवान साहब पहले भी कहा था कि जब आप सच बोलेंगे तो आपको टैग लगेगा फिर। नहीं वो ठीक है ना, तो सच बोल रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा सच बोला उन्होंने, पर मेरे सवालों का जवाब नहीं ना दिया। वो दुनिया के सबसे बड़े सिलेंडर को एक तरफ रख देते हैं और कुछ एक नुक्ते निकाल कर नहीं आते हैं तर्क करने के लिए, जबकि वो तो हमारी भारतीय सेना की शौर्य गाथा है। यही बता रहा हूँ जगदीप जी को, यही बता रहा हूं मैं कि अगर वो सुनना नहीं चाहते, वो वॉइस ओवर करना चाहते हैं, मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया, आपको समझाया कि कल को जब आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब अगर पब्लिक कर दिया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप देश की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, ये सवाल पहले मेरी बात सुन लीजिए और पहले बात सुनो यार, अदरवाइज डोंट टॉक, अदरवाइज डोंट से कि मैंने जवाब नहीं दिया। कहा उन्होंने सत्यपाल मलिक को कि तुम चुप हो जाओ, let me finish, जवाब दीजिए ना। if you don't let me finish you will not understand what I'm saying and कहते रहोगे कि भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो अगर यही रखना तो रिकॉर्ड करके लाया करो, चला दिया करो, हम सुन लिया करेंगे। I do agree on it. I didn't know exactly what you are saying right now because I am on the voiceover. So I just simply heard that you are trying to defend BJP meaninglessly. I had asked you. चलिए वेद भूषण जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरा सवाल ये है आपसे, मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस रहे होंगे 2001 में पार्लियामेंट के अटैक पर, लेकिन क्या आप इसको कामयाबी भी मानते हैं पुलिस की, सुरक्षा बलों की, जो पांचों के पांचों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और अपना एक भी होम डिपार्टमेंट का स्टिकर लगाकर आतंकवादी देश की पार्लियामेंट में घुसते हैं? चलिए मैं वेद जी से बोल रहा हूँ, आप काफी बोल लिए जगदीप जी। वेद जी नहीं, पर वो इनको बता दीजिएगा। विनोद जी, मुझे बड़ी हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो अभी ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कुछ इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो पब्लिक में तूतू मैमे के लिए नहीं लाई जा सकता। तब नहीं पता उनको तो क्या उसका, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्लासिफाइड वो चाहते हैं कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पूरे वर्ल्ड को हम लोग दिखाएं, पार्लियामेंट के अंदर आके दिखाएं, नहीं दिखा सकते, उनकी नहीं समझ में आएगा। उनको यही समझ में नहीं आता फिदाइन और आत्मघाती और सुसाइडल के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस बता रहे हैं। जो मेरी नॉलेज कहती है फिदाइन भी वही है, आत्मघाती भी है, इंग्लिश और आप इस पर भी जो है भाजपा में आएगा तो उसका तो मेरे पास तो कोई विनोद इलाज नहीं है। उनकी समझ के ऊपर मेरे का कोई कंट्रोल नहीं है कि उनकी समझ क्या कहती है। मेरी निगाह में फिदाइन उसको उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में आत्मघाती बोलते हैं, इंग्लिश में सुसाइडल बोलते हैं, वो उसको भी अलग कर रहे हैं। अब उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए शहादत, अब उनको उर्दू की आदत है, उनको उनका मुस्लिम प्रेम बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको शहादत में और श्रद्धांजलि में भी उनको फर्क नजर आता है। शहादत कहना चाहिए था, श्रद्धांजलि क्यों कह रहे हैं? तो उनका जो प्यार है वो आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से वो एक पार्टिकुलर ब्रिगेडियर साहब एक मिनट आप प्यार करते हैं। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट में आपका फाइनल कमेंट, एक मिनट में ब्रिगेडियर साहब बनाना चाहता हूँ। बड़ा उछल रहे थे विनोद जी, आपका जो डिस्कस निकलता है, क्या होता है फिदाइन और आतंकवादी का फर्क, जरा इनको समझाएं। कांग्रेस पार्टी चाहती है शहादत और श्रद्धांजलि का फर्क बता दें। आपने सुरक्षा कम से कम दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिटायर होने के बाद। ये नहीं कहते बता तो दे हुआ है कि वो शहीद हुए थे, किया गया है, श्रद्धांजलि किया गया है, शहादत चाहे दी वो थी। आत्मघाती थे, चाहे डिबेट करने आते हैं तो कम से कम पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आए। कोई भी पार्लियामेंट का एमपी चलिए उसको कोई नहीं हुआ तो वो उसको नहीं समझना चाहते। चलिए ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।